गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हमने कल रेस्पिरेशन के बारे में हम स्टार्ट कर चुके हैं। रेस्पिरेशन के बारे में हम देख चुके थे किस तरह से रेस्पिरेशन होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। हमने कुछ रेस्पिरेशन हमने देखे भी, तो देखिए अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो रेस्पिरेशन का कल हमने देखा था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है और डेफिनेशन क्या थी कि भाई किस तरह से फूड ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीडेशन करके उसके बाद CO2 और H2O और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये कल हम देख चुके थे। रेस्पिरेशन के टाइप्स हमने पढ़े थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक मैंने बताया था एनारोबिक, जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको बता दिया एनारोबिक। ये आप लिख लीजिएगा कॉपी में। एनारोबिक इसका मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अच्छा, इनको मैं एक तो वो दिखा रहा हूँ आपको फ्लो चार्ट, जो आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज वेरियस पाथवेज। जस्ट एन एग्जाम्पल, हमने देखा था क्या, हमने इंजेक्शन फूड को इंजेक्ट किया, देन उसके बाद क्या था हमारा? डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन इजेक्शन। ये प्रोसेस है कंप्लीट। हमने इंजेक्शन देख लिया, माउथ वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया कंप्लीट, ठीक है। जितने भी ग्लैंड्स थी वो हम देख चुके हैं, और जो भी हार्मोन्स थे वो हम देख चुके हैं। इनकी हार्मोन्स की मैं एक टेबल बना रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुए, कंप्लीट होते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देन उसके बाद क्या है? डाइजेशन हम देख चुके हैं। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी हम देख चुके हैं। अब बात थी एसिमिलेशन की। तो एसिमिलेशन भी मैंने आपको समझाया था क्या होता है एसिमिलेशन के अंदर, कि ये ऑक्सीजन में मिक्स होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ मिक्स होना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मिल चुके हैं। अब एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? उन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास। जो कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? हमारे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हो चुका था। अब ब्लड में बेसिकली क्या है? ये जो आपका फूड एब्जॉर्ब हुआ, ये कन्वर्ट किस में होता है? मैंने आपको बताया था, बेसिकली ये होगा ग्लूकोज में। क्या होगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, इनमें कन्वर्ट होते हैं सब चीज़ें। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज मानते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर फूड के बाद जो बना है वो क्या बना है? ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन अब ये ग्लूकोज क्या है? इस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके, इस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, ठीक है। जहाँ पर हमारे सेल को या टिश्यू को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके थ्रू क्या करता है? ये ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाता है, ठीक है। तो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, और जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है वो ब्लड में मिक्स हुई है। और ब्लड के साथ जो डाइजेस्ट फूड है, जो एब्जॉर्ब फूड है, वो क्या होगा? एसिमिलेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग अलग पोर्शन में जाएगा। और बाकी वेस्ट तो इजेक्शन हम देख ही चुके हैं, ठीक है। तो जो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिक्स होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का ग्लूकोज में मिक्स होना, CO2 का बनना और वाटर का बनना, ये क्या है? एक तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने देखा था रेस्पिरेशन में दो एग्जांपल जो बेसिक थे वो थे एरोबिक एंड एनारोबिक, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा, मैं दिखाता हूँ एक बार और आपको। ये देखिए, यहाँ पर हमने देखा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए आप मेरे पास, तो एक है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन और एक है एरोबिक, और एक मैंने बताया आपको एनारोबिक। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो बाहर के ऑर्गेनिजम्स में होगा, मतलब एक्सचेंज बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कोई चीज़ का एक्सचेंज कर रहा है, गैसेस का, तो वो एक्सटर्नल हो गया। अगर इंटरनली एक्सचेंज कर रहा है सेल टू सेल अपनी बॉडी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? आपके इंटरनल रेस्पिरेशन। और एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ये फ्लो चार्ट है एक तरीके से, ये जो इंपॉर्टेंट है बहुत, इससे बहुत MCQs बनते हैं। अभी रिसेंटली जो बच्चों के पेपर हुए हैं आपके, उनमें भी मोस्ट ऑफ दिस सबके पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ये ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर याद नहीं भी हो तो भी ध्यान रखना है। तो मतलब कहने का मतलब ये ध्यान रखना ही है, ठीक है। जो आपका 4th चैप्टर आएगा कार्बन वाला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें भी हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ ध्यान रखिए कि कार्बन ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है। तो ये हमारे एनर्जी की फॉर्म जो हमारे अंदर बनती है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगी, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या होगा? वही जैसे अमीबा के अंदर क्या था? साइटोप्लाज्म, जो क्या कर रहा था? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कर रहा था ट्रांसफर। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज में सेम साइटोप्लाज्म रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से। ये देखिए आप साइटोप्लाज्म दिखाए, तो साइटोप्लाज्म से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा पायरुविक एसिड एंड एनर्जी। क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड एंड एनर्जी, ये दोनों बनाएगा। अच्छा, एनर्जी किस फॉर्म में होगी? बताया था मैंने आपको, ATP। जो ह्यूमंस के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में, अमीनो ट्राई फॉस्फेट। फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो देखिए आपसे अब MCQs कैसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहला MCQ तो ये बनता है कि ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? तो ध्यान रखना है, पायरुविक एसिड और एनर्जी में। सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है?
पायरुविक एसिड एंड एनर्जी में। कौन कन्वर्ट करता है? साइटोप्लाज्म। कौन कन्वर्ट करता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, कौन कन्वर्ट करेगा? साइटोप्लाज्म। तो ये 2 एमसीक्यू ध्यान रखना। अब क्या होगा कि जैसे ही साइटोप्लाज्म ने पायरुविक एसिड और एनर्जी बनाई, अब जो क्या है, अब 3 प्रोसेस हो सकती है। क्या? एक तो क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तब क्या बनेगा। एक क्या, जब प्रेजेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब क्या बनेगा। और एक ऑक्सीजन तो है लेकिन इतने अमाउंट में नहीं है। ठीक है, तो ये 3 केस आते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके ही इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके ही क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हम देख चुके हैं। तो देखिए, अगर आप ये पायरुविक एसिड और एनर्जी, अच्छा हम अब केवल ह्यूमन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मोस्ट ऑफ दी हर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो पायरुविक एसिड और एनर्जी जब बनेगी, ठीक है, पायरुविक एसिड और जब एनर्जी बनेगी तो इसके बाद अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग पोर्शन पे पहुंचना है और ऑक्सीजन किसमें मिक्स है? ब्लड में मिक्स है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड में ही मिक्स होती है, ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है पूरी बॉडी के अंदर। तो सिमिलरली हर ऑर्गेनिज्म में होगी। अब क्या होगा कि बॉडी के कुछ पार्ट में, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, क्या? जस्ट एन एग्जाम्पल, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। एनारोबिक क्या बोलेंगे? एनारोबिक। अभी पीछे देखा है हमने, क्या बोलेंगे? एनारोबिक। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? एनारोबिक। तो जैसे ही पायरुविक एसिड और एनर्जी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? इथेनॉल, CO2 एनर्जी। क्या क्या बनाएंगे? इथेनॉल बनाएंगे, CO2 बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। इथेनॉल क्या होता है, ये भी बेसिकली हम अभी पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। मैं फिर भी बता देता हूँ, इथेनॉल ये क्या है, बेसिकली कार्बन कंपाउंड का चैप्टर, जो आपका 4th आएगा ना, 4th चैप्टर जो अभी बताया मैंने, जिसमें ग्लूकोज भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसी में चैप्टर में आएगा ये। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इथेनॉल ये क्या होता है, नाम को तोड़ के लिखना पड़ता है। तो क्या लिखा हुआ है? इथे। इथे का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन। ठीक है, और ऑल लिखा हुआ है, ऑल का मतलब होता है एल्कोहल, जिसको लिखते हैं हम OH से। ठीक है, तो इस तरफ सिंगल सिंगल H आ जाएगा आपके यहाँ पर, और ये H अभी ज़्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस खाली ध्यान रखिए कि इस तरह से इथेनॉल का फॉर्मूला होता है कुछ। तो देखिए, अगर मैं इसको कंबाइन में लिखूंगा तो C2 हाइड्रोजन काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखते हैं C2OH6। कैसे आया ये भी इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जब मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। अब इथेनॉल का फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा इस तरीके से C2H5OH। ये ऐसे ध्यान रख लीजिए इसको। अभी इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है C2H5OH। ठीक है, तो अभी इथेनॉल ध्यान रखना है कि बस क्या होता है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर 4th चैप्टर में, जब समझाऊंगा इथेनॉल क्या होता है एक्चुअली, कैसे बनता है। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तब क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगा। ठीक है, अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बाय यीस्ट। कौन करता है इनको? यीस्ट। कौन कन्वर्ट करता है इनको? यीस्ट कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना है आपको, यीस्ट क्या होता है, इनको कन्वर्ट करता है। ये जो प्रोसेस होगा बेसिकली ये किस में होगा? यीस्ट के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? यीस्ट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम। देखिए, अब ये तो हो गया, इसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ये सॉरी एनारोबिक, इसको क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये क्या होगा? एरोबिक, इधर वाला। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि आपके जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। ठीक है, अच्छा ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस नहीं होती, ह्यूमंस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसलिए ये क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तभी हमने ये इक्वेशन पहले भी देखी हुई, क्या क्या बनेगा? CO2 वाटर और एनर्जी। CO2 वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ATP। बताया मैंने आपको किस फॉर्म में होगी? ATP की फॉर्म में एनर्जी होगी, ATP। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलेंगे। तो देखिए एनारोबिक में क्या होगा? फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, किसकी हेल्प से होगा? यीस्ट की हेल्प से होगा। और क्या होगा? क्या क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगी। जबकि जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी वो कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या क्या बनेगा? CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी। ठीक है, इसमें से MCQs भी बनता है, कभी कभार ये फ्लो चार्ट ही पूछ लेते हैं कंप्लीट 3 मार्क्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना ही है कि हाउ कैन यू सिंप्लीफाई द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन डिफरेंट पाथवेज। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन मतलब अच्छे अमाउंट में होगी उसमें ये प्रोसेस होगा, जिसमें कम अमाउंट एब्सेंस होगी उसमें ये प्रोसेस होगा। जैसे कि यीस्ट वगैरह में क्या होती है? ऑक्सीजन नहीं होती, तो उनमें ये प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। अच्छा देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा अभी, आप खुद सोचेंगे बहुत अच्छी चीज़ है ये, डेली आप फील भी करते हैं इस चीज़ को। देखिए कैसे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ये हमारे बेसिकली होता है मसल्स के अंदर, जो हमारी मसल्स होती है ना उसके अंदर। इसको आप लाइव भी बैठ के चेक कर सकते हो।
मैं अभी बोल रहा हूँ आपके सामने, आप आराम से अभी वीडियो को सुनते सुनते चेक कर सकते हो अपने। देखो कैसे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो जब आपके बॉडी के किसी पार्ट के अंदर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी। क्यों? हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन ब्लड के साथ मूव हो रही है, लेकिन क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स है, तो कभी कभार क्या होता है कि कहीं पर ज़्यादा ब्लड पहुंच गया तो वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, कहीं कम हो गया तो वहाँ कम हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब ये आपको अजीब लग रही हुई चीज़, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो जहाँ पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी ना, वो कौन सा पोर्शन होगा? बेसिकली मसल्स में। कहाँ होगा? हमारी बॉडी की मसल्स जितनी भी होगी ना, उसमें ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी। तब ये जो पायरुविक एसिड और एनर्जी है, ये किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। यहाँ किस में होता है? इथेनॉल, CO2 एनर्जी, यहाँ हो रहा था CO2 वाटर एनर्जी। और जब क्या होगी आपके इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा, मतलब परफेक्ट अमाउंट नहीं होगा, कुछ कम होगा ऑक्सीजन का अमाउंट, तब क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। क्या क्या बनेगा? लैक्टिक एनर्जी और एसिड, सॉरी लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ये दो बनेंगे। देखिए, अक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड कॉजेज द मसल फटीग। जब ये लैक्टिक एसिड बनता है ना, तब आपकी बॉडी में आपको फटीग महसूस होता है, मतलब आपको थकान महसूस होगी। जब आपकी बॉडी का कोई पोर्शन बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब वहाँ पेन हो रहा है या बहुत थकान हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या बना है? लैक्टिक एसिड बना है। क्या बना है? लैक्टिक एसिड। जिसमें एग्जाम्पल, आप सुबह उठे हो, ठीक है, थोड़ा आपने मूव किया, उसके बाद आपको लगा कि यार मेरे लेफ्ट शोल्डर आप मान लीजिए, या लेफ्ट हैंड में क्या हो गया, जो जॉइंट है, ठीक है, वहाँ पर कहीं पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ लैक्टिक एसिड जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? लैक्टिक एसिड है। और लैक्टिक एसिड क्यों जमा हुआ है? क्योंकि आपका जो पायरुविक एसिड और जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज का कन्वर्जन है, वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? कम है। क्यों? जैसे एग्जाम्पल, आप हाथ को अपने पिलो के नीचे रख के सो गए, ठीक है, आपने मतलब अपने नेक के या पिलो के नीचे रख के सो गए, तो देखिए अब अगर आप सो गए यूँ, तो आपका क्या होगा? हैंड ब्लॉक हो गया, तो आपका ब्लड क्या है? रेगुलेट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल, आपने हैंड को फोल्ड करके सोए, तो जो ब्लड वहाँ पर था वो वहीं का वहीं रुक गया। तो इसका मतलब क्या है? पूरे रात भर, पूरे नाइट में क्या हुआ कि जो आपका हाथ जो ऐसा फोल्ड रहा, तो वहाँ पर क्या हुआ? ब्लड सारा वहीं रुक गया। अब ब्लड सारा वहीं रुक गया, तो उसमें अमाउंट तो फिक्स था ऑक्सीजन का, ठीक है। अब जब नया ब्लड उसमें नीचे से सर्कुलेट होके आएगा, तभी तो उसमें ऑक्सीजन आएगी और अमाउंट में। लेकिन आप क्या हाथ को फोल्ड करके सो गए, तो वो ब्लड सर्कुलेट ही नहीं हुआ, घुमा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके हाफ हैंड के आधे फोल्ड में वो रात भर ब्लड रहा, उसमें जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी वो रात को यूज हो गई, ठीक है। अब क्या हो गया? उसमें ऑक्सीजन क्या हो गई? सुबह आते आते क्या हो गई? कम हो गई। तो क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या हो गया? ये सेकंड पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब अब जो आपके वो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब आप सुबह उठोगे तो आपको ऐसे हाथ में पेन हो रहा होगा, आप ऐसे हाथ को मूव करते हो थोड़ा और हाथ में पेन फील होता है, ठीक है। अब जैसे आप हाथ को क्या करते हो? इस तरह से झटका मारते हो, थोड़ा थोड़ा पुश करते हो ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। ऐसे आगे की तरफ करते हैं ना हम लोग, कभी कभार ऐसे हाथ को पुश करते हैं। तो जैसे आप थोड़ा पुश करोगे ना, उसके बाद देखना थोड़ी देर में अपने आप वो दर्द कम हो जाएगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि अब आपने अपने हैंड को सीधा कर दिया है। रात भर जो हैंड ब्लॉक था, अब आपने उसको क्या कर दिया? सीधा कर दिया। सीधा करते ही क्या हुआ? अब जो नया ब्लड है वो इसके अंदर आगे सर्कुलेट, मतलब, और जो जिसमें कम ऑक्सीजन थी वो ब्लड घूम रहा है। अब ब्लड घूमना स्टार्ट हो गया, तो अब ऑक्सीजन सही अमाउंट में आ गया। अब ऑक्सीजन अगर परफेक्ट अमाउंट में आ गया तो क्या होगा? अब ये प्रोसेस होगा। लेकिन रात भर फोल्ड होने के कारण कौन सा प्रोसेस हो रहा था? ये प्रोसेस हो रहा था। समझ में आया? तो इसलिए ये क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और हमें मसल्स में क्या होती है? फटीग की फीलिंग होती है। क्या फीलिंग होती है? फटीग की फीलिंग होती है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हो, जैसे कि, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब जैसे कि जिम में जाकर डंबल उठा रहे हो, बहुत ज़्यादा डंबल उठा रहे हो, ठीक है, तब भी ये फील होती है। क्यों? आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन ज़्यादा लग गई, एनर्जी ज़्यादा लग गई, तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी, क्योंकि आप तो लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हो ना। ये तो है नहीं कि एक बार में आपने बहुत ज़्यादा सांस ली, एक बार में थोड़ी कम सांस ली, नहीं, आप लिमिटेड अमाउंट में जो चल रही है वो रेगुलर चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन में आपके लैक्टिक एसिड बनेगा, और उस लैक्टिक एसिड के कारण आपको उस मसल में क्या फील होगा? पेन या फिर फटीग फील होगा, ठीक है। तो होप अब ये समझ में आ रहा कि कैसे आप इसको लाइव एग्जांपल देख सकते हो। इसके अलावा भी आपको देखना है ना, तो आप अपनी फिंगर को लीजिए, कोई भी एक फिंगर, और उसको हाथ से इस तरह से प्रेस कीजिए, तो आपको कट आवाज़ आती है, एक कट आवाज़ आती है ना, बहुत एक हल्की सी कट आवाज़ आती है, बिल्कुल कट आवाज़। तो वो कट आवाज़ क्या है? वो बेसिकली लैक्टिक एसिड के बबल्स हैं। क्या है? लैक्टिक एसिड के बबल। हालांकि बहुत, मुझे पता है ये बहुत आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या चीज़ है ऐसी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ समझने की। ये जो आप जैसे फिंगर को लेंगे और इस तरह से कट आवाज़ आती है ना आपके हैंड्स के अंदर, जो कट कट आवाज़ आती है, ये एक्चुअल में लैक्टिक एसिड ही होता है।
वो क्या होता है कि आपकी फिंगर के जॉइंट्स के अंदर, अब आपको पता है फिंगर का जो जॉइंट होगा उन जॉइंट्स पे क्या होगा, ब्लड जाएगा, लेकिन ब्लड वहां रुकेगा भी सही ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो पोर्शन ऐसा है जहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, तो वहां ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने के कारण क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनेगा। अब जैसे ही आप फिंगर को प्रेस करेंगे तो वो जो लैक्टिक एसिड है ना वो बबल्स की फॉर्म में ब्लास्ट होता है। क्या होता है, बबल्स की फॉर्म में ब्लास्ट होता है, और आपको साउंड होता है कट कट कट, ऐसे फिंगर्स में आपको साउंड आता है वो कट कट, तो वो एक्चुअल में वो लैक्टिक एसिड के बबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, पूरे फूटते हैं, वो ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद वो साउंड आपको लैक्टिक एसिड के बबल्स का साउंड आता है। ठीक है, ठीक है, और आपको फटीग भी नहीं फील होता। ठीक है, अब जैसे आप एक बार आपने इस तरह से कट आवाज़ हो गई, अब उसके बाद देखना थोड़ी देर बाद करना, फिर उसके बाद हो सकता है आ जाएगी या हो सकता है आएगी नहीं, तो इसका मतलब क्या, जब नहीं आ रही इसका मतलब उस टाइम पे लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा, उस टाइम पे क्या बन रहा है, CO2 वाटर एनर्जी, और जब आपको कट साउंड आ रहा है तो इसका मतलब क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के बबल्स फूट रहे हैं। तो आप इसको अभी बैठे बैठे लेक्चर सुनते सुनते भी चेक कर सकते हैं। तो होप ये समझ में आए हूँ। अब हम देखते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने कल भी बताया था, तीनों इंपॉर्टेंट है, टेबल्स मैंने टेबल बना दी है यहाँ पर पूरी। ठीक है, आपको डायरेक्ट टेबल ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता रहा मैंने, एरोबिक किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, ये तो ध्यान रखना ही है। और देखिए और क्या डिफरेंस होते हैं, एटलीस्ट 5 तो ध्यान रखना ही रखना है आपको। इट अकर्स ऑल लिविंग सेल्स, ये हर लिविंग सेल्स में और हायर प्लांट्स में होता है। ये किस में होता है, बेसिकली बैक्टीरिया, फंगी, जर्मन सीड्स, इनमें बेसिकली क्या होता है, जर्मेशन ऑफ सीड्स, ठीक है, एंड फ्लैशी फ्रूट्स मसल्स, इनमें डेवलप होता है। इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, मैंने बता दिया आपको, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और ये क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O, ये भी हमने पीछे देखा है, इनके एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, CO2 और H2O। ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था तो देखिए क्या बन रहा था, CO2 और H2O, जबकि इसमें क्या बन रहा था, एब्सेंस में इथेनॉल और CO2, एब्सेंस में क्या बन रहा है, इथेनॉल और CO2, और ये जो मतलब थोड़ी कम है, ठीक है, इनसफिशियंट है, तब तो क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड, जिसके बबल्स अभी मैंने बताया आपको। तो एब्सेंस प्रेजेंस में बनेगा CO2 वाटर, एब्सेंस में बनेगा इथेनॉल CO2, और लिमिटेड अमाउंट में जो होगी तब बनेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या, किस में बात कर रहे हैं हमने, प्रेजेंस और एब्सेंस में, तो देखिए प्रेजेंस में तो CO2 H2O बन गया, और एब्सेंस में क्या बनेगा आपके, इथेनॉल, सॉरी लैक्टिक एसिड, और इथेनॉल भी बन सकता है, इथेनॉल, हाँ ठीक है, यहाँ लैक्टिक एसिड भी मिला है, लिखा है, क्या होगा, इनसफिशिएंट भी हो सकती है कभी कभार, मतलब परफेक्ट अमाउंट में नहीं हो, कुछ अमाउंट हो, थोड़ा बहुत अमाउंट हो, थोड़ा नहीं हो, तो आप यहाँ पर लैक्टिक एसिड की जगह वो भी लिख सकते हैं, इथेनॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इथेनॉल और CO2। आगे चलते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 APV। अच्छा अब ये ध्यान रखना आपको, C6H12O6, ये क्या था, ग्लूकोज, ये जब क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन में मिक्स होगा, तो ये एनर्जी बनाएगा, अभी हमने देखा एनर्जी बनाए, वो एनर्जी किस फॉर्म में सेव होती है, ATP के फॉर्म में। मैंने बताया आपको ह्यूमंस के अंदर एनर्जी किस में सेव होगी, ATP के फॉर्म में। अब ये एक ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज का एटम मतलब मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये कितने एनर्जी बनाता है, ये बनाता है 38 ATP। कितनी बनाएगा, 38 ATP। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कितनी बनाएगा, 38 ATP। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम, देखिए तो ये आगे हमारा किस में आ गया, एरोबिक में। एनारोबिक में चलते हैं, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इज ओनली 2, यहाँ पर कितनी बनती है, केवल 2 ATP बनती है। आगे चलिए, ऑल द रिएक्शन एक्सेप्ट द रिएक्शन ग्लाइसोसिस टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें सारी रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी मैंने बताया आपको कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल एक चीज़ को छोड़ के, किसको, ग्लाइसोसिस छोड़ के। आपको तो ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है खाली कि सारी रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जबकि इसके अंदर सारी रिएक्शन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म। अमीबा के अंदर देखा था हमने, उसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कौन सी, केवल साइटोप्लाज्म का, जबकि इसमें कहाँ पर होगी, सारी माइटोकॉन्ड्रिया। अभी पीछे देखा माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, बेसिकली एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, सारे कंपाउंड क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और क्या बनेगी, हाई एनर्जी बनेगी। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनकम्प्लीटली ऑक्साइड, कंप्लीटली ऑक्साइड नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या है यहाँ पर, एब्सेंस है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन देखा ना हमने, वही ऑक्सीडाइज ही है। तो यहाँ होंगे, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इक्वल अमाउंट में है ही नहीं। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, कितनी होगी, 2, और यहाँ हाई अमाउंट में होगी, कितनी होगी, 38। ठीक है, तो एनर्जी पे ध्यान रखनी है। लास्ट पॉइंट क्या है,
ये भी देख लेते हैं हम। देखिए नॉन टॉक्सिक टू प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक नहीं है, जबकि ये क्या है, प्लांट्स के लिए टॉक्सिक है। ठीक है, मतलब ये प्लांट्स को हेल्प करेगी एक तरीके से। नॉन टॉक्सिक है तो क्या है, हेल्प करेगी, और टॉक्सिक है मतलब हार्मफुल है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, जो मैंने समझाने के लिए वो समझा दिए। आगे देखते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, मैंने आपको बताया था, इस एनाबॉलिक प्रोसेस, दोनों मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में। एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग वाला सबसे मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस ही होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किस तरह से फूड अपना, मतलब ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है, सॉरी, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक होगा एनाबॉलिज्म, एक होगा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये कल बताई थी मैंने, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर से ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। आगे देखिए, तो रेस्पिरेशन क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म, और फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड, इसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड। क्यों, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता, बल्कि फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन बाहर निकलती, तो इसमें क्या होती है, सिंथेसाइज की प्रोसेस होती है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है और क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करके सिंथेसाइज करता है बाकी सबको। नेक्स्ट, एनर्जी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी किस फॉर्म में लिबरेट होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। यहाँ पर क्या होगा, लाइट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज केमिकल एनर्जी। ये बताया था मैंने आपको, लाइट एनर्जी क्या होगी, स्टोमेटा के अंदर स्टोर्ड होगी, उसके बाद क्या करेगी वो CO2 और H2O से मिक्स होकर केमिकल एनर्जी बनाएगी। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में देखा था हमने। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब CO2 का अमाउंट इंक्रीज होगा रेस्पिरेशन होगा। क्यों, जैसे कि आप देखिए हम ह्यूमन से हम रेस्पिरेशन करेंगे, तो जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमने बाहर क्या निकाला है, CO2 निकाला, तो इसका मतलब एनवायरमेंट में क्या जाएगी, CO2 जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स क्या उन CO2 को लेता है और बाहर क्या निकालता है, वो ऑक्सीजन। तो नेचुरल सी बात है कि प्लांट्स के आसपास क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में होगी, इनडायरेक्टली वे में समझिए इसको। ठीक है, तो क्या होगा कि जब रेस्पिरेशन होगा तब CO2 ज़्यादा होगी, और जब फोटोसिंथेसिस होगा तब क्या होगा, एयर के अंदर CO2 की डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि प्लांट CO2 लेंगे ना और ऑक्सीजन देंगे, तो जब रेस्पिरेशन होगा तब तो CO2 ज़्यादा होगा एनवायरनमेंट में, और जब फोटोसिंथेसिस होगा तब CO2 कम होगा एनवायरनमेंट में। कम क्यों होगा, क्योंकि CO2 ले लेंगे प्लांट्स। नेक्स्ट, इट टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, ये आपको पता ही है, सब लिविंग सेल्स में होगी रेस्पिरेशन का प्रोसेस, हम सब करते हैं, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकालना, और फिर उस ऑक्सीजन से क्या करना, वाटर बनाना, एनर्जी बनाना, ये सब बनना। और इट टेक्स प्लेस ऑन द क्लोरोफिल सेल्स। ठीक है, अच्छा, फोटोसिंथेसिस किसमें होगा, केवल क्लोरोफिल सेल्स में। इसमें केवल प्लांट्स नहीं बोल सकते हम। क्यों, क्योंकि कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में, जो भी फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करता है, जैसे कि एल्गी वगैरह आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा एक्चुअल में, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्यों, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, सनलाइट। क्या रिक्वायर्ड होता है, सनलाइट। ठीक है, और सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, आपके क्लोरोफिल। इसलिए जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। तो आप केवल प्लांट्स नहीं लिख सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केवल प्लांट्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, वो सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स डिक्रीज। ठीक है, अगर पेड़ सूखा है तो बेसिकली क्या होगा, इनका ड्राई वेट अगर आप बात करें, ठीक है, रेस्पिरेशन का ड्राई वेट तो इतना कोई काम का नहीं है, ये आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नॉट सो मच रिक्वायर्ड। ऑक्सीडेशन, ये भी सेकंड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप नीचे वाला ध्यान रख सकते हैं। हाँ, नीचे वाला देखिए, नीचे लास्ट पॉइंट क्या है कि जो रेस्पिरेशन की फॉर्म होती है उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में बताया हुआ है। ठीक है, 6th 7th और 8th पॉइंट को रहने दीजिए, बाकी 9th पॉइंट देखिए। ठीक है, ऑक्सीजन यूटिलाइज एंड CO2 एंड H2O फॉर्म्ड, ये देखिए ग्लूकोज की इक्वेशन जो अभी हमने पीछे लिखी है, क्योंकि रेस्पिरेशन में यही होता है। क्या होता है रेस्पिरेशन में, यही होता है C6H12O6, ऑक्सीजन के साथ एक करके क्या बनाएंगे, अभी देखा हमने CO2 और H2O। ठीक है, मैं वापस दिखा देता हूँ, ये देखिए, वो एक मिनट, ये देखिए क्या बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए CO2 और H2O। ठीक है, मिक्स होकर क्या बनाएंगे, CO2 और H2O, क्योंकि ऑक्सीजन से एरोबिक रेस्पिरेशन है। और जबकि यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ये हमने देखा था स्टार्टिंग में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की, CO2 वाटर मिक्स होकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, CO2 और वाटर मिक्स होकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो होप समझ में आया, डिफरेंसेस डायरेक्ट याद रखना है, टेबल बना लेना। ठीक है, टेबल इजी है, कोई इतना है नहीं, अप्रॉक्सीमेट 5 पॉइंट तो कम से कम ध्यान रखना ही है आप लोगों को। ठीक है, इसके आप ये 6 और 7 पॉइंट छोड़ सकते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, इतने ज़्यादा है नहीं, हाई लेवल के थोड़े कुछ। ठीक है, आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन आप बात करते हैं हम रेस्पिरेशन एंड कंबशन। कंबशन आपको पता हो एक तरह का केमिकल प्रोसेस होता है, ये भी बेसिकली 4th चैप्टर में पढ़ेंगे हम।
ठीक है, ये भी क्या है 4th चैप्टर पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि बेसिकली जब कम ऑक्सीजन के अमाउंट में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसको कंबशन बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो कंबशन बोलते हैं। 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कार्बन कोल्स बनाया जाता है ना, तो इसी तरह से कोल बनता है। देखिए, तो रेस्पिरेशन इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि बाहर की तरफ होता है। कोयला को क्या कहते हैं, आप गर्म करते हो तब वो क्या होता है, मेल्ट होता है इस तरह से। तो ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट टेक प्लेस एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है रेस्पिरेशन, क्योंकि आपको ये तो है नहीं कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं और अगर कोई कनाडा में रह रहा है तो वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनका रेस्पिरेशन बदल जाएगा, नहीं, वो भी वही सेम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम भी वही रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो इसमें टेम्परेचर का कोई डिपेंड नहीं होता। तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर फंक्शन करता है। लेकिन कंबशन हमेशा हाई टेम्परेचर वर्क करेगा, ध्यान रखना है, कंबशन हमेशा हाई टेम्परेचर वर्क करेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, रेस्पिरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। रेस्पिरेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, कंप्लीटेड इन सेवरल स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स में होता है कंप्लीट। क्यों, आपको पता है, आप ऑक्सीजन लेंगे, CO2 को बाहर निकालेंगे, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, आपके ब्लड में जाएगी। अब ब्लड कहाँ जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा। ब्लड कहाँ जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाने के बाद क्या होगा, अब ये हार्ट में से जाने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे आपके स्मॉल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा। और फिर क्या होगा, इन ब्लड के साथ फूड मिक्स होगा जो अपने ग्लूकोज फॉर्म में बना है। ठीक है, जब फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, हमने डाइजेशन में देखा ना जो, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, वो ग्लूकोज इस ब्लड में मिक्स होगा और उसके बाद इस ब्लड में मिक्स ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से मिक्स होकर CO2 और H2O बनाएगी। ठीक है, और ATP बनाएगी। तो ये पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। तो ये क्या है, स्लो प्रोसेस है और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें से कई स्टेप्स हम देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, दस द एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड इन द सेवरल स्टेप्स। इसलिए क्या होता है, एनर्जी भी अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग लेवल पे अलग अलग निकलती है, एंड रिमेन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, बस लेकिन ये ध्यान रखना है कि एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो किस में होती है, ATP में। ATP की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, बहुत बार बता चुका हूं, अमीनो ट्राइफॉस्फेट। आगे देखिए, कंबशन इज अ फास्ट प्रोसेस। कंबशन बहुत फास्ट प्रोसेस है, विच एनर्जी इज लिबरेटेड ओनली इन वन स्टेप। इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एक सिंगल स्टेप में निकलती है, जबकि रेस्पिरेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में एनर्जी निकलती है। ठीक है, लेकिन हर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ATP की फॉर्म में। लेकिन कंबशन के अंदर क्या होता है कि फास्ट प्रोसेस है, एनर्जी सिंगल टाइम, एक सिंगल स्टेप के अंदर क्या होती है, लिबरेट हो जाती है इन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ फायर। और क्या बनाती है, एक तरीके से फायर का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो फायर होती है ना, तो वैसे ही कंबशन प्रोसेस होता है। ठीक है, एक सिंगल स्टेप में होगी, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ फायर। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, टेम्परेचर में भी इंक्रीज होता है और फायर का भी प्रोडक्शन होता है। तो होप ये समझ में आया आपको। ये टेबल्स तीनों ध्यान रखनी है, डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, और जिसमें स्पेशली तो आपको ये ऊपर वाली टेबल ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाली। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस खाली ये 2 पॉइंट हटा दीजिएगा, 7th और 8th पॉइंट। ठीक है, 7th और 8th पॉइंट जो है ये आप याद रखेंगे, बाकी सारे पॉइंट खाली देख लीजिएगा एक बार। और रेस्पिरेशन और कंबशन भी आप देख सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी ये फर्स्ट टेबल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये फ्लो चार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको सब समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।